लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प पहेली छिपी हुई है। तो चलिए आज इस कहानी को एक बिल्कुल अलग अंदाज में समझते हैं। तो ये है वो पहेली। रैयतवाड़ी सिस्टम का एक्सपेरिमेंट हुआ 1792 में और जमींदारी सिस्टम लागू हुआ 1793 में। सिंपल मैथ है, 1792 पहले आता है। तो फिर जमींदारी को पहला मेजर सिस्टम क्यों कहते हैं? यह सवाल थोड़ा अजीब है ना? तारीखें तो सामने है, लेकिन इसी सवाल में पूरी कहानी का राज छिपा है। और हाँ, इस विश्लेषण के अंत तक ये सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करके पीछे जाना होगा, 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत कह सकते हैं काफी पतली थी। वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी और उन्हें किसी भी हाल में अपने रेवेन्यू की समस्या का एक पक्का परमानेंट इलाज चाहिए था। और ये सब हुआ कैसे? देखिए, कितनी तेजी से चीजें बदली। 1757 प्लासी की लड़ाई, कंपनी को लगा वाह, पूरा बंगाल हाथ में है। फिर 1765 में मिले दीवानी अधिकार, मतलब टैक्स वसूलने का ऑफिशियल लाइसेंस। सब सेट लग रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, सरकार नहीं। प्रशासन चलाना उनका काम नहीं था। और फिर आया 1770 का वो भयानक अकाल, बंगाल का अकाल। इसने सब कुछ तबाह कर दिया। रेवेन्यू कलेक्शन जीरो हो गया और मुनाफे की जगह कंपनी बर्बादी के बिल्कुल करीब पहुंच गई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक शब्द में, कर्ज। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हालत थी। लाखों लोग मर चुके थे, खेतीबाड़ी चौपट थी, रेवेन्यू कलेक्शन था ही नहीं। कंपनी को अब बस एक चीज चाहिए थी, एक गारंटीड फिक्स्ड इनकम। कुछ भी हो जाए पैसा आना चाहिए, ताकि कम से कम खर्चे निकले और वो अपना बढ़ता हुआ कर्ज चुका सकें। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। यहाँ जरूरत के साथ साथ एक हताशा भी थी। और इसी हताशा से निकला एक सॉल्यूशन, जिसे हम जानते हैं 1793 के स्थायी बंदोबस्त के नाम से, यानी जमींदारी व्यवस्था। सिस्टम बहुत सिंपल था, बिल्कुल साफ। कंपनी ने सारा झंझट ही खत्म कर दिया। उन्होंने जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया और डील ये थी कि हमें आपसे साल का एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, बस। फिर चाहे फसल हो ना हो, अकाल पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप किसानों से कितना भी टैक्स लो, कैसे भी लो, वो आपकी मर्जी। सारी सिरदर्दी, सारा रिस्क जमींदार के ऊपर। इसका असर क्या हुआ? कंपनी के लिए तो ये जैकपॉट था। उनको एक फिक्स्ड गारंटीड इनकम मिलने लगी। लेकिन जमींदार के लिए ये दो धारी तलवार थी। अगर टाइम पे पैसा नहीं दे पाए तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इससे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मतलब शहर के अमीर लोग जमीन खरीद लेते, गांव जाते भी नहीं थे और वहां किसानों का खूब शोषण होता था। और बेचारा किसान, वो तो बस कर्ज और शोषण के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंस कर रह गया। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर, हमारी पहेली पर। 1792 की रैयतवाड़ी और 1793 की जमींदारी, दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं कि ये राज आखिर है क्या। और ये देखिए, जवाब बिल्कुल सामने है। पैमाना और इरादा, मतलब कि कितने बड़े लेवल पर किया गया और उसके पीछे इरादा क्या था। 1792 का रैयतवाड़ी सिस्टम वो बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। एक इलाके 12 महल में किया गया टेस्ट। लेकिन 1793 की जमींदारी वो एक सोची समझी बड़े पैमाने की पॉलिसी थी, जिसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे पूरे के पूरे बड़े राज्यों पर लागू किया गया। तो एक था छोटा सा टेस्ट और दूसरी थी एक ग्रैंड पॉलिसी। यही है सबसे बड़ा फर्क। लेकिन अब एक और सवाल दिमाग में आता है। अगर जमींदारी सिस्टम इतना ही परफेक्ट सोल्यूशन था कंपनी के लिए, तो उन्होंने 12 महल में ये छोटा सा रैयतवाड़ी वाला एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों? वहां भी जमींदारी लगा देते, क्यों नहीं किया? जवाब उस जगह के इतिहास में छिपा है। वजह बिल्कुल साफ थी। दक्षिण भारत में, खासकर 12 महल जैसे इलाकों में, बंगाल की तरह कोई शक्तिशाली जमींदार क्लास थी ही नहीं। मतलब वहां बड़े बड़े जमींदार थे ही नहीं जिनको कंपनी जमीन का मालिक बना दे। वहां सदियों से किसान सीधा राजा को या राज्य को टैक्स देते आ रहे थे। तो जब जमींदार हैं ही नहीं, तो जमींदारी व्यवस्था कैसे लागू होगी? इसलिए 1792 का रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंट उनकी एक सोची समझी पॉलिसी नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। तो अब तक की कहानी तो क्लियर है, लेकिन यहाँ से पिक्चर में एक नया ट्विस्ट आता है। कुछ साल बीते और अंग्रेजों की जरूरतें बदल गई। अब उनका मकसद सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं था, उनका नया मकसद था भारत को एक बाजार बनाना।
और जब लक्ष्य बदला तो पॉलिसी भी बदलनी ही थी। हुआ ये कि 1812 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। फैक्ट्रियों में ढेर सारा सामान बन रहा था, कपड़े, औजार, सब कुछ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इतना सारा सामान खरीदेगा कौन? तब उनकी नजर पड़ी भारत पर। उन्होंने सोचा, अगर भारत के किसान की जेब में थोड़ा सा भी पैसा बचे तो वो हमारा सामान खरीदेगा। मतलब भारत को अब सिर्फ टैक्स देने वाला नहीं, बल्कि सामान खरीदने वाला उपभोक्ता बनाना था। और इसी नए प्लान के लिए उन्होंने अपने पुराने एक्सपेरिमेंट को फिर से निकाला, रैयतवाड़ी व्यवस्था। पर इस बार वजह बिल्कुल अलग थी। देखिए, 1792 की रैयतवाड़ी एक मजबूरी थी, क्योंकि वहां जमींदार नहीं थे। लेकिन 1820 में जब इसे मद्रास और बॉम्बे में बड़े पैमाने पर लाया गया, तो वो एक बाजार की रणनीति थी। प्लान था कि किसान को जमीन का मालिक बनाओ, बीच में से जमींदार को हटाओ, ताकि किसान के पास थोड़ा पैसा बचे और वो ब्रिटिश माल खरीदे। सिस्टम वही, लेकिन कारण बिल्कुल अलग। तो इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है? इसका लेसन ये है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का खेल नहीं है। असली इतिहास उन घटनाओं के पीछे छुपे क्यों को समझने में है। क्यों ज्यादा जरूरी है क्या और कब से। तो पूरी कहानी को एक टाइमलाइन में देखें तो 1793 की जमींदारी आई स्थिर आय की जरूरत से, 1820 की रैयतवाड़ी आई एक नए बाजार की जरूरत से, फिर 1822 में महालवाड़ी सिस्टम आया जो उत्तर भारत के लिए इन दोनों का एक मिला-जुला वर्जन था। और इन सभी कठोर नीतियों ने जो किसानों का शोषण किया, उसका एक बड़ा नतीजा हम सब जानते हैं, 1857 का विद्रोह। तो अब हमारी पहेली का जवाब बिल्कुल साफ है ना? असली फर्क पैमाने और प्रभाव का था। 1792 की रैयतवाड़ी एक मजबूरी में किया गया छोटा सा टेस्ट था, लेकिन 1793 की जमींदारी वो एक ग्रैंड डिजाइन था, एक ऐसी पॉलिसी जिसने पूरे उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसीलिए प्रभाव के हिसाब से जमींदारी ही पहली बड़ी भूराजस्व व्यवस्था मानी जाती है। तो ये सवाल बस यहीं छोड़ जाते हैं कि इतिहास असल में है क्या? सिर्फ तारीखें याद करने का खेल